नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगी सर पर। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब आपके पास कितना समय है, केवल 40 से 45 दिन। अब चुपचाप दोस्तों खामोशी से किसी को बिना बताए अपने मन को शांत करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे मेल कांस्टेबल हो या फिर आपका दुर्गा शक्ति का एग्जाम हो। क्योंकि दोस्तों फीमेल के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि क्या रिस्पॉन्स है, और हरियाणा एसआई का भी आप सभी को पता है कि क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों इसीलिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मेहनत आपको चुपचाप से करनी है। अब की बार ये डंका नहीं बजाना कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मेरी तैयारी इतनी है, नहीं। अब दोस्तों आपकी तैयारी आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि आप लोगों ने HSSC का सिस्टम नॉर्मलाइजेशन के कारण देख लिया है। लेकिन अब हम किस बारे में बात करेंगे? केवल दोस्तों जो आपका पास्ट है वो बीत चुका है, फीमेल कांस्टेबल है, जा चुका है। अब दोस्तों उसको याद करके डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कल के बारे में सोचो कि आने वाले कल को आप क्या करोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है कि आपका फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर कैसे बनाओगे, आने वाला आज के बारे में सोचो कि आज आपने क्या किया है और कल का सिलेबस आप क्या तय करोगे। तो यही दोस्तों आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे तो दुर्गा शक्ति आपके पास खुद आएगी आपका ज्वाइनिंग लेटर लेकर। अगर नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो दोस्तों फिर तो वही है कि अब की बार भी रह गए, अगले पेपर में भी रह जाओगे। तो वही है दोस्तों, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए जो हरियाणा के महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, आज की ये लास्ट क्लास है आपकी। क्या है? क्वेश्चन आंसर की लास्ट क्लास रहेगी आज की। और मंडे से दोस्तों यानी कि जो आपका आने वाला सोमवार है उससे हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक वाइज, जैसे कि चौहान वंश, मुगल वंश, ये जितने भी आपके दोस्तों वंश हैं टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। फिर टॉपिक वाइज मंडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट रहेंगी। आज जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेंगी, सिलेक्टेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, 2015 से लेकर 21 तक के एग्जाम्स के हमने आज तक की सभी क्लास के अंदर कर लिए हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है, अगर सच में अपना और अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और नोट्स भी साथ की साथ जरूर बनाएं, क्योंकि आपके नोट्स आपके काम आएंगे। अब मैं बात करता हूं पीडीएफ की। जो वीकली पीडीएफ जो हम आपको कल संडे को प्रोवाइड करने वाले थे वो हमने आज ही सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी है। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से दोस्तों जहां से आप चाहो वहां से ले सकते हो। आप सभी के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे रखा है, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेंशन किया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आपके हरियाणा के प्रश्नों की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास है, कभी आप इस प्रश्नों को लेकर पजल ना होना। ठीक है, तो क्लास का नाम दोस्तों, आज की क्लास का जो आपका नाम है वो क्या है? क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर एंड सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी कि कौन सा दोस्तों कौन 3 नगर ट्राई सिटी कहलाता है। अब दोस्तों ट्राई सिटी के नाम से, ट्राई सिटी, तो ट्राई सिटी के नाम से जाने जाने वाले 3 नगर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहला आपका क्या रहेगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी है। उसके बाद दोस्तों मोहाली, मोहाली क्या है? एक ट्राई सिटी है। मोहाली के बाद आपका पंचकुला, पंचकुला क्या है? आपका ट्राई सिटी है। पंचकुला में सबसे अधिक क्या है? 1 सबसे अधिक है। पंचकुला के अंदर आपका HSSC का डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आपका हरियाणा का क्या है दोस्तों? HSSC यानी कर्मचारी चयन आयोग का
जो मतलब डिपार्टमेंट है वो भी आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। तो दोस्तों अब यहां पर एशिया का सबसे बड़ा क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा, तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हम बात करेंगे अब कैक्टस गार्डन की। किस गार्डन की? कैक्टस गार्डन। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कैक्टस गार्डन रहेगा दोस्तों आपका, वो कहां पर है? वो भी आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। पंचकुला के अंदर क्या है आपका? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, कैक्टस गार्डन पंचकुला। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो दोस्तों जो आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब रहेगा ये आपका अंबाला के अंदर रहेगा। अंबाला के अंदर क्या है दोस्तों आपका? गुरुद्वारा मंजी साहिब है। गेहूं शोध संस्थान की अगर आप लोगों से बात की जाए, किसकी बात की जाए? गेहूं शोध। तो गेहूं शोध संस्थान दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गेहूं शोध संस्थान आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर आपका गेहूं शोध क्या है दोस्तों? संस्थान रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों? कि हरियाणा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि NIT, तो NIT कहां स्थित है दोस्तों? आपकी NIT आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। NIT कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बैक साइड में आपकी NIT है, यानी कि जो आपकी NIT यानी कि क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहां पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? अब दोस्तों यहां पर बात की है KUK की जो यूनिवर्सिटी है आपकी, कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बताएं। तो दोस्तों जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिका रहेगी वो रहेगी कला निधि। क्या है दोस्तों? कला निधि। तो कला निधि दोस्तों इसके लिए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर यहां तक आपका सभी क्वेश्चन क्लियर है तो इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि फरल गांव के अंदर, क्या है दोस्तों? फरल गांव के अंदर, फरल गांव सबसे पहले पता होना चाहिए कहां पर है? कैथल के अंदर है। फरल गांव के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों फल्गु तीर्थ। कौन सा दोस्तों? फल्गु, फल्गु का मेला या फल्गु तीर्थ पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों आपका कहां रहेगा? कैथल के फरल गांव के अंदर कौन सा मेला या तीर्थ है? तो दोस्तों ये फल्गु का रहेगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, HSSC के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहां लागू की गई? तो दोस्तों क्या लागू की है आपकी पुलिस कमिश्नरी? पुलिस तो दोस्तों सन 2008 में पुलिस कमिश्नरी कहां लागू हुई? तो 2008 के अंदर दोस्तों क्या लागू की है आपकी पुलिस कमिश्नरी? तो ये आपके हरियाणा के दोस्तों गुड़गांव के अंदर लागू हुई। कहां पर? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर दोस्तों आपका क्या है? गुड़गांव के अंदर आपकी पुलिस कमिश्नरी 2008 के अंदर लागू की गई थी। ये दोस्तों आपके क्या है? बेसिक क्वेश्चन। अगर यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आप इसके बाद आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नोट करवाते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें, क्योंकि क्लास आज की हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास कर लें आज दोस्तों, क्योंकि जितने भी आपके ये प्रश्न हैं ये आज कवर करवा के परसों से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ आएगी दोस्तों? परसों से आपके लिए आएंगे तो टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी को जानी चोर की सुरंग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महम जो रोहतक के अंदर है। कौन सी दोस्तों? बावड़ी। अगर बावड़ी सुरंग की आप लोगों से बात की जाए, किस सुरंग की? बावड़ी सुरंग। तो ये बावड़ी सुरंग दोस्तों किस चीज के लिए सबसे फेमस है? तो दोस्तों ये चोर यानी कि चोर सुरंग है। ये क्या है? चोर सुरंग। तो ये चोर सुरंग जो आपकी बावड़ी सुरंग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बावड़ी सुरंग जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चोर यानी कि चोर सुरंग भी इसको कहा जाता है। तो ये कहां पर है दोस्तों? ये आपकी महम रोहतक के अंदर है। कहां पर? महम रोहतक। तो महम रोहतक के अंदर आपकी ये चोर सुरंग है या फिर दोस्तों बावड़ी सुरंग इसको कहा जाता है। तो अगला पॉइंट दोस्तों कि प्राचीन काल में विराटनगर अब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्राचीन काल के अंदर किसको? विराटनगर को किस नाम को दोस्तों?
नगर। तो विराट नगर को प्राचीन काल में दोस्तों किस नाम, यानी कि प्राचीन काल में तो विराट नगर जाना जाता था। आज के समय में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पिंजौर के नाम से इसको जाना जाता है। पिंजौर के नाम से, यानी कि महाभारत काल में इसको पंजुरू के नाम से जाना जाता था। पूछ लिया जाए कि महाभारत काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल के अंदर तो दोस्तों इसको पंजपुर के नाम से जाना जाता था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका विराट नगर है, प्राचीन काल के अंदर विराट नगर को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। तो आज के समय में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, पिंजौर के नाम से। और महाभारत के समय में इसको पंजपुर के नाम से जाना जाता था। ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है। अब दोस्तों कि कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है, तो बावड़ियों का कस्बा, तो कौन सा कस्बा है दोस्तों जो 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है, तो 360 बावड़ियों का जो कस्बा रहेगा वो आपका पिंजौर रहेगा। यानी कि ये पिंजौर है जो आपका, ये 360 बावड़ियों का कस्बा रहेगा। यहां तक दोस्तों अगर क्लियर है तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हरण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हरण उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका, किस उत्पादन के लिए, हरण उत्पादन के लिए, हरड़ उत्पादन। तो हरड़ उत्पादन के लिए दोस्तों आपकी मोरनी की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां अगर पूछा जाए कहां पर है, तो दोस्तों ये पंचकुला वाला जो आपका एरिया है ना, पंचकुला के अंदर आपकी क्या है, मोरनी की पहाड़ियां रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी है, तो दोस्तों साइंस, हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी है, तो साइंस सिटी तो दोस्तों आपकी अंबाला है, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरण है जो 35% तक कहां पर बनाए जाते हैं, आपके अंबाला के अंदर बनाए जाते हैं। काबुल बाग मस्जिद अगर आप लोगों से पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, काबुल या फिर काबुली लिखा मिले, काबुल लिखा मिले या काबुली, तो काबुल बाग मस्जिद अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो ये कहां रहेगी, पानीपत के अंदर रहेगी। पानीपत का युद्ध कहां हुआ दोस्तों, पानीपत के अंदर हुआ है, ठीक है। आगे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बुलू अली शाह कलंदर का मकबरा कहां पर है, किसकी बात है दोस्तों, कि बू अली शाह, तो बू अली शाह कलंदर का जो मकबरा है वो कहां पर है, तो करनाल के अंदर है दोस्तों। कहां है, करनाल के अंदर, करनाल। अब दोस्तों अगर इनकी दरगाह पूछी जाए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, HSSC यहां पर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकती है। किस प्रकार, आप लोगों से पूछ लिया कि बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहां पर है, तो मकबरा तो दोस्तों आपका करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर क्या है, मकबरा। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि यानी कि बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहां है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्या हुआ, दरगाह के अंदर चेंज हो गया, ये दरगाह है। तो दरगाह पूछ ली जाए तो दोस्तों पानीपत के अंदर क्या रहेगी, इनकी दरगाह रहेगी, यानी कि पानीपत इसके लिए फिर सही उत्तर रहेगा। तो ये दोस्तों क्या है कि अगर मकबरा पूछे तो मकबरा करनाल के अंदर है, और दरगाह पूछे तो दरगाह इसकी पानीपत के अंदर है। यहां तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न बनेगा वो भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पूछा जाता है कि महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि बस्तली किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो आपके महर्षि है वेद व्यास जी, उनकी जो तप्त तली भूमि है तो वो किस जिले के अंदर आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि महर्षि कौन है, वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास की कौन सी भूमि की बात है दोस्तों, यहां पर तपोभूमि, तपोभूमि की बात है। तो तपोभूमि बस्तली है, जो बस्तली का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। बस्तली कहाँ, ये करनाल के अंदर एक गांव है बस्तली। तो गांव कहाँ है दोस्तों, ये करनाल के अंदर एक गांव है बस्तली, यानी कि निसंग के पास, करनाल का जो निसंग है, निसंग के पास का एक गांव है ये बस्तली। तो दोस्तों जो आपके महर्षि वेद व्यास जी थे, उनकी तपोभूमि बस्तली
कहां पर है? तो दोस्तों ये करनाल के अंदर स्थित रहेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि करनाल के अंदर ये स्थित रहेगी। तो बसतली दोस्तों गांव का नाम है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बसतली क्या है, वो गांव है और कहां पर है, करनाल के अंदर है। अब मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं कि गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में है? अब दोस्तों ये क्या है कि गौतम आपके क्या है, ऋषि है, कि गौतम ऋषि के आश्रम। अब दोस्तों गौतम ऋषि का जो आश्रम है, गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, गोंदर, कहां पर है? अब दोस्तों क्वेश्चन भी ये भी सिंपल है, ये भी आपका क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे? ये पूछा है कि गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध, गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर। गोंदर क्या है दोस्तों, गांव है। ये क्या है, गांव। कहां का गांव है? ये करनाल जिले के अंदर आता है। कहां पर आता है? ये करनाल के अंदर, करनाल। और ये गांव दोस्तों जो गोंदर है, ये गोंदर आपका निसिंग के पास रहेगा। यानी कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि गौतम ऋषि है जो आपके, कि उनका आश्रम के लिए प्रसिद्ध जो गांव है वो गोंदर गांव है। गोंदर गांव कहां पर है? करनाल के अंदर है। बस इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है कि महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम कहां स्थित है? दोस्तों महर्षि जो आपके वेदव्यास हैं, ये इनके पिता की बात की गई है। अब किसकी बात है कि पिता का नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों पराशर, पराशर इनके पिता का नाम रहेगा। और पिता का क्या पूछा है दोस्तों, अब आश्रम पूछा है। तो इनके पिता का जो आश्रम है वो कहां पर है? तो ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करनाल के अंदर दोस्तों इनका आश्रम है। अब करनाल के अंदर स्थान पूछ लिया जाए कि किस स्थान के अंदर है, तो दोस्तों ये रहेगा आपका बहलोलपुर के अंदर। तो बहलोलपुर के अंदर महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम है। बहलोलपुर कहां है? आपका करनाल जिले के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा जाता है कि प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी होती थी? अब दोस्तों जो प्राचीन समय के अंदर आपका क्या होता था कि श्रीकंठ जनपद, हरियाणा को और कुरुक्षेत्र जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, तो इसकी राजधानी पूछी है तो दोस्तों थानेसर क्या होती थी, राजधानी होती थी थानेसर। थानेसर कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर परीक्षा में ना आए तो स्थानेश्वर दोस्तों परीक्षा के अंदर आएगा, क्योंकि पुराना नाम है जो आपके थानेसर का वो स्थानेश्वर है। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या कि थानेसर या फिर स्थानेश्वर के प्रसिद्ध महाराज का नाम बताएं तो उनका नाम रहेगा दोस्तों महाराज हर्षवर्धन। महाराज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के। किस वंश के? पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के जो ये राजा है महाराज हर्षवर्धन है। अगला पॉइंट दोस्तों, महाराजा हर्षवर्धन के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर जाएं और वहां पर प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट को ओपन करके दोस्तों आप पुष्यभूति वंश की जो स्पेशल क्लास है वो लगा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस कस्बे में 5 नहरें निकलने के कारण इसे नदियों का नगर कहते हैं? तो दोस्तों एक ऐसा कस्बा है आपका जहां से कितनी नहरें निकलती है? 5 नहरें। और 5 नहरें निकलने के कारण इसको नदियों के नाम से जाना जाता है। तो टोहाना के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। क्या है? टोहाना। टोहाना कहाँ है? आपका फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर क्या है? आपका टोहाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नहरों के कारण, 5 नहरों के कारण इस कस्बे को दोस्तों, इस नगर को इसलिए जाना जाता है टोहाना के नाम से। और टोहाना फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या होगा? फतेहाबाद का जो आपका नाम है ये किसके नाम पर आया? तो दोस्तों ये फतेह खां के नाम पर आया था। फतेह खां। 7 बजे की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि फतेहाबाद किसने बसाया, तो आप एक बार कमेंट करके ये बता दें कि फतेहाबाद किसने बसाया था। तो फतेहाबाद बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने आपका फतेहाबाद बसाया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास है। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों
किसी स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई। तो किस स्पेस शटल के अंदर दोस्तों जो आपकी कल्पना चावला यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। कहाँ की रहने वाली है? ये हम 7 बजे की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। करनाल की रहने वाली है। और इसमें आज के प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है कि किस स्पेस शटल दुर्घटना में, दोस्तों क्वेश्चन नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि किस, मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको कि किस स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई। तो दोस्तों जो आपका किस स्पेस शटल के अंदर कल्पना चावला बैठकर गई थी और उसकी मृत्यु हुई है, तो दोस्तों वो हुई है आपकी कोलंबिया के अंदर। क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया में दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी। ईयर कौन सा था दोस्तों? कमेंट करके बता दें आप। 1 फरवरी 2003। ठीक है, 1 फरवरी 2003 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो चुकी थी अंतरिक्ष से वापिस आते समय। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा आप लोगों का? क्या पूछा जाता है कि मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया कहां पर है? तो दोस्तों अब कौन सा स्मारक की बात कर रहे हैं यहां पर? मामा भांजा। तो मामा भांजा कौन है दोस्तों? मुगल सराय। तो मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, वो कहां पर है? तो दोस्तों घरौंडा के अंदर है। कहां पर है ये? घरौंडा के अंदर। कहां पर रहेगा दोस्तों? घरौंडा के अंदर। घरौंडा इसके लिए क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या पूछा गया है दोस्तों कि मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का क्या है? स्मारक है। तो ये स्मारक आपकी कहां रहेगी? ये आपकी घरौंडा के अंदर रहेगी। कमेंट करके ये बताएं कि घरौंडा किस जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपका जो घरौंडा है किस जिले के अंतर्गत आता है आपको कमेंट करनी है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए घरौंडा कहां पर है। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जैसे कि करनाल जिले का कौन सा गांव मेले का गांव कहलाता है? तो दोस्तों करनाल का आपका कौन सा गांव है? करनाल का आपका कौन सा गांव है जो क्या कहलाता है? मेले का गांव, मेलो का गांव या फिर मेलो का गांव। करनाल का ऐसा कौन सा गांव है जो मेलो का गांव? मेले आप लोग बचपन में भी गए होंगे, आज भी जाते होंगे। तो सबसे बड़ा मेलो का गांव, यानी कि सिर्फ मेले ही मेले होते हैं यहां पर। तो मेलो का गांव कौन सा है दोस्तों? तो ये रहेगा सालवन। सालवन गांव क्या है? कि सालवन गांव आपका क्या है? मेलो का गांव है। अब बात करते हैं कर्ण स्टेडियम की दोस्तों। कर्ण स्टेडियम कहां पर है? कर्ण स्टेडियम। तो दोस्तों जो आपका कर्ण स्टेडियम रहेगा ये आपका करनाल के अंदर है, यानी कि कैसे कर्ण और कैसे करनाल। ठीक है, इसके बाद क्या है? अहमद अली गुलाम खां कहां के शासक थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि अहमद अली, तो अहमद अली गुलाम खान कहां के शासक है? तो दोस्तों ये आपके गुड़गांव के शासक रहेंगे। कहां के? गुड़गांव के। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आपको गुड़गांव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HSSC यहां पर अपने क्या करती है? गेम खेलती है। किस प्रकार खेलती है? आप लोगों ने क्या पढ़ा? अहमद अली गुलाम खां कहां का शासक है? गुड़गांव का शासक है। लेकिन HSSC दोस्तों आपको गुड़गांव का एक फरूख नगर है। कौन सा नगर है दोस्तों? फरूख नगर। तो ये दोस्तों जो शासक रहेंगे अहमद अली गुलाम खां फरूख नगर के शासक हैं। अगर गुड़गांव लिखा मिले तो गुड़गांव पे क्लिक करें, अगर फरूख नगर लिखा मिले तो फरूख नगर पे। अब मान लेते हैं कि दोनों के दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फरूख नगर की रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी फरूख नगर की और सेकंड आपकी गुड़गांव की। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे दोस्तों क्या पूछा जाए, अगर परीक्षा में दोस्तों कोई भी प्रश्न हो, मतलब क्वेश्चन से ही आपके आंसर निकलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि यमुनानगर के मुस्तफाबाद को नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दोस्तों जो आपका यमुनानगर का मुस्तफाबाद है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, ठीक है दोस्तों। अगर परीक्षा में क्या पूछ लिया जाए कि आपका यमुनानगर है जो क्या है यमुनानगर, तो यमुनानगर का यानी कि YNR, तो यमुनानगर का क्या है दोस्तों मुस्तफाबाद। तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो दोस्तों सरस्वती नगर, क्या रखा गया सरस्वती नगर। तो सरस्वती नगर क्या है दोस्तों आपका, ये रहेगा मुस्तफाबाद का नया नाम। अब मैं दोस्तों यमुनानगर से थोड़े से एक दो बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी यमुना नदी है, क्या है यमुना नदी। अब यमुना नदी दोस्तों कहां से शुरू हुई है, ये हुई है आपके यमुनानगर से। सबसे पहला क्वेश्चन, यमुना नदी की लंबाई कितनी है हरियाणा के अंदर, तो 320 किलोमीटर यमुना नदी की क्या रहेगी आपकी लंबाई रहेगी। अब मैं दोस्तों इनकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों, ये क्या है आपका यमुनानगर है। अब यह यमुनानगर है, यमुनानगर के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये यमुनानगर है। यमुनानगर के ठीक आगे दोस्तों क्या आएगा आपका करनाल और कुरुक्षेत्र दोस्तों इस तरफ आ जाता है, ठीक है। यमुनानगर करनाल, करनाल के बाद दोस्तों जो आपका आता है वो क्या है पानीपत, ये आ गया दोस्तों अब आगे पानीपत। पानीपत के बाद दोस्तों आपका क्या आता है सोनीपत, और सोनीपत के बाद दोस्तों यहां पर आपकी आएगी दिल्ली जो आपके भारत की कैपिटल है। तो ये यमुना नदी दोस्तों ऐसे जाती हुई आपकी, अब उसके बाद दोस्तों दिल्ली के बाद यहां पर क्या है, तो दिल्ली के बाद दोस्तों जो आपका आगे क्या रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद, क्या है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद दोस्तों जो आगे आपका क्या है, तो फरीदाबाद के आगे दोस्तों आपका पलवल है, क्या है पलवल। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा बेसिक सा आपका जो यमुना नदी का मैप बनेगा इस प्रकार से आएगा। अगर यमुना नदी कहां से शुरू हुई है आपके यमुनानगर से, यमुनानगर के कहां से शुरू हुई है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ताजेवाला से, कहां से ताजेवाला, ताजेवाला से यमुना नदी शुरू होकर कहां खत्म होगी दोस्तों आपके हरियाणा के पलवल के अंदर। तो ये तो दोस्तों बेसिक बात थी। अब मैं बात करता हूं कि संगीत के साक्ष्य हरियाणा के अंदर संगीत के साक्ष्य कहां से मिले, तो हरियाणा के अंदर दूसरी शताब्दी के अंदर, कौन सी शताब्दी दोस्तों दूसरी, तो दूसरी शताब्दी के अंदर जो संगीत के साक्ष्य मिले वो आपको शुद्ध गांव से मिले थे। कहां से मिले, शुद्ध गांव से। अगर HSSC यहां पर भी गेम खेलेगी, अब क्या क्या खेलेगी गेम HSSC कैसे, अगर HSSC ने पूछ लिया कि पुराने समय में जब संगीत के साक्ष्य मिले तो शुद्ध गांव कहां था, तो शुद्ध गांव है दोस्तों जो ये पुराने समय में तो अंबाला के अंदर आता था, अंबाड़ा के अंदर। लेकिन आज के समय की बात करें तो आज के समय में ये कहां आता है, यमुनानगर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, इतनी बेसिक बात थी, इसकी नॉलेज थी। अब हम आगे चलते हैं, जो आपके प्रश्न रहेंगे। क्या पूछा जाता है कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया, तो सूरज कुंड का जो निर्माण है दोस्तों, सूरज कुंड किसका निर्माण है, सूरज कुंड का। तो दोस्तों जो आपका सूरज कुंड है इसका निर्माण अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो तोमर वंश के राजा ने करवाया था। तो तोमर वंश के राजा कौन है, सूरजमल ने। सूरजमल कौन से वंश के राजा हैं, तो तोमर वंश के राजा हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि तोमर वंश के राजा सूरजमल ने क्या करवाया, सूरज कुंड का निर्माण करवाया। ये सूर्य के आकार का दिखता है। कब से कब तक मेला लगता है, तो 1 से 15 फरवरी, 1 से 15 फरवरी प्रति वर्ष ये मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि व्हाइट पैलेस, यानी कि जो आपकी व्हाइट पैलेस है, व्हाइट पैलेस कहां पर है दोस्तों, क्या है कि व्हाइट पैलेस कहां पर है,
तो दोस्तों जो आपकी व्हाइट पैलेस रहेगी ये कहां पर है दोस्तों, पटौदी के अंदर। कहां पर, पटौदी महल को क्या बोला जाता है, व्हाइट पैलेस बोला जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पटौदी महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम दोस्तों क्या है आपका, व्हाइट पैलेस। तो व्हाइट पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। हरियाणा का क्या दोस्तों, हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहते हैं, कि कौन सा वृक्ष है दोस्तों, चंदन। चंदन वृक्ष किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपका जो जांटी है, यानी कि जांटी या खेजड़ी। तो जांटी या खेजड़ी को, जांटी या खेजड़ी को क्या कहते हैं, हरियाणा का चंदन वृक्ष। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जांटी या खेडजी को। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या है कि गेहूं का जिन बैंक कहां स्थापित किया गया, किसका बैंक स्थापित किया दोस्तों, गेहूं का। क्या किया है, गेहूं का जिन बैंक। तो दोस्तों जो आपके गेहूं का जिन बैंक है वो आपके हरियाणा के करनाल के अंदर स्थित रहेगा। हरियाणा के करनाल के अंदर दोस्तों क्या स्थित है आपका, ये बैंक रहेगा, गेहूं का बैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया, कौन सा अवार्ड की बात है दोस्तों, भीम अवार्ड की, कि प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया। हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड है जो दोस्तों वो किसे दिया, तो गीता जुत्सी को दिया। किसको दिया था, गीता जुत्सी। और गीता जुत्सी किस खेल से संबंध रखती है, अगर 7 बजे की क्लास लगाई है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गीता जुत्सी किस खेल से संबंध रखती है, तो दोस्तों दौड़। दौड़ से दोस्तों क्या है, ये संबंध रखती है, यानी कि एथलीट है दोस्तों ये। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, क्या पूछा है दोस्तों, कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। तो दोस्तों जो आपका जंक्शन रहेगा सबसे बड़ा वो कौन सा है, तो वो रेवाड़ी का जंक्शन रहेगा। रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन दोस्तों सबसे बड़ा है। यहां से 6 रेलवे लाइन निकलती है। कितनी लाइन निकलती है दोस्तों, कि 6 रेलवे लाइन। तो 6 रेलवे लाइन कहां से निकलती है, तो वो रेवाड़ी के रेलवे जंक्शन से निकलती है। ये सबसे बड़ा आपका क्या रहेगा, रेलवे जंक्शन रहेगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों। इसके बाद जो आपका प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वैष्णव हाई स्कूल रोहतक की जो नींव है किसने रखी और कब रखी। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है कि अगर आप लोगों से पूछा है कि वैश्य किसकी, वैश्य हाई स्कूल। क्वेश्चन क्या है कि वैश्य हाई स्कूल। तो वैश्य हाई स्कूल की दोस्तों जो आपकी नींव है, क्या है, नींव। तो नींव किसने रखी और कब रखी, तो नींव की बात है। सबसे पहले हम बात करें कि कब रखी, तो 17 फरवरी को, 17 फरवरी 1921 को दोस्तों ये क्या है, नींव रखी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वैश्य हाई स्कूल की नींव किसने रखी, तो नींव तो दोस्तों 17 फरवरी 1921 को रख दी, लेकिन किसने रखी, तो दोस्तों ये रखी थी आपके महात्मा गांधी ने। किसने रखी, महात्मा गांधी ने। कहां पर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो महात्मा गांधी ने आपकी नींव रखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहां से हुई, तो महात्मा गांधी की दोस्तों जो प्रथम क्या हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी दोस्तों जो प्रथम बार हुई थी इनकी, तो 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहां से हुई थी, पलवल से हुई थी, 10 अप्रैल 1919 पलवल। तो पलवल से महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी, भारत में पहली बार। अगर परीक्षा में दोस्तों पूछ लिया जाए कि पलवल से महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया, तो दोस्तों आपको डेट पता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार कब गिरफ्तार हुए, तो भारत में पहली बार भी दोस्तों ये यहां से ही गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कि 22 अक्टूबर 1920 में, कब दोस्तों, 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी कांग्रेस की सभा में भाग लेने कहां गए।
तो महात्मा गांधी दोस्तों जो कांग्रेस की सभा में भाग लेने गए थे वो गए थे भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री से प्रश्न क्या बनता है कि भैंस सबसे ज्यादा भिवानी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा, अगर यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आगे जो आपका पॉइंट बनेगा, जैसे कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का क्या है दोस्तों, ताजमहल। तो हरियाणा का ताजमहल दोस्तों आपका थानेसर में स्थित है। थानेसर कहाँ है, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो थानेसर के अंदर दोस्तों ऐसा कौन सा ताजमहल है जो आप लोगों ने नहीं देखा, तो वो दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों आप सभी ने देख रखा होगा कि शेख चिल्ली का मकबरा, तो शेख चिल्ली का दोस्तों जो ये मकबरा है ये क्या है, हरियाणा का ताजमहल। ठीक है, इसके बाद अगर अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय संगीत के लिए विद्यायत पंडित जसराज का हरियाणा में कहां जन्म हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका शास्त्रीय संगीत है, क्या है, शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत के दोस्तों क्या है कि जो आपके शास्त्रीय संगीत के पंडित हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों आपके जसराज। क्या है, जसराज। और जसराज का जन्म कहां पर हुआ, तो दोस्तों इनका फतेहाबाद के अंदर हुआ। कहां पर हुआ, फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के किस गांव में हुआ, तो पीली गांव है दोस्तों एक, यानी कि पीली मंदोरी। तो पीली मंदोरी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। पीली मंदोरी गांव के अंदर आपके जसराज क्या है, एक शास्त्रीय संगीतकार है, उनका जन्म हुआ फतेहाबाद के पीली मंदोरी के अंदर। यहां तक क्लियर है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या कि नर नारायण गुफा किस जिले में है, कौन सी, नर नारायण। तो नर नारायण गुफा की बात है दोस्तों कि नर नारायण गुफा आपकी यमुना नगर के अंदर है। यमुना नगर को कागज का शहर भी कहा जाता है, पेपर ऑफ सिटी यमुना नगर है आपकी। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर किस मतलब जो जवाहरलाल नेहरू नहर है दोस्तों वो कहां से निकलती है। क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि जवाहर लाल नेहरू नहर कहां से निकलती है, तो दोस्तों भाखड़ा नहर से निकलती है। ये कहां से निकलती है, भाखड़ा नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर है जो आपकी, वो किस नहर से निकलती है, तो दोस्तों भाखड़ा नहर से ये जो आपकी नहर निकलती है। योग गुरु बाबा रामदेव। अब दोस्तों जो आपके योग गुरु रामदेव हैं, रामदेव का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये क्या है, योग गुरु है। और दोस्तों 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर दोस्तों पूछा क्या गया है कि जो आपके बाबा रामदेव है इनके गुरु का क्या नाम है, तो दोस्तों इनके गुरु का नाम रहेगा आचार्य बलदेव। तो आचार्य बलदेव दोस्तों क्या है, इनके गुरु का नाम रहेगा। यहां तक अगर आपका क्लियर है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हरियाणा यानी कि जो आपकी हरियाणवी रामायण किसने लिखी है। आप लोगों ने दोस्तों रामायण का नाम सुना होगा, रामायण देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। अब दोस्तों बात क्या है कि जो आपकी रामायण है वो हरियाणवी में किसने लिखी। क्वेश्चन बन गया दोस्तों एक और, क्या बन गया, रामायण हरियाणवी किसने लिखी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी अपना रामायण देखी है, पढ़ी है, तो एक बार कमेंट करके ये बता दें कि रामायण किसने लिखी, वो भी दोस्तों हरियाणवी में। तो आपकी जो रामायण है दोस्तों हरियाणवी में लिखने वाले तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों खुदा बख्श अहमद। क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, क्या है कि खुदा बख्श, क्या है, खुदा बख्श। तो खुदा बख्श अहमद ने आपकी रामायण किस में लिखी, हरियाणवी में लिखी। कालिदास के नाम से किसको जाना जाता है, हरियाणा के कालिदास किसे कहा जाता है, या फिर कालिदास, कालिदास दोस्तों क्या है कि हरियाणा के कालिदास
किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके हरियाणा के जो कालिदास है वो है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद क्या है दोस्तों? आपके हरियाणा के कालिदास के नाम से इनको जाना जाता है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि जो आपके वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो ये की दोस्तों आपके पुष्यभूति वंश ने। किसने की? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने क्या की? वर्धन वंश की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? क्या लिखी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रावरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रावरदाई ने। तो चंद्रावरदाई ने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों किसने लिखी? चंद्रावरदाई ने। चंद्रावरदाई क्या होते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होते थे। क्या होते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होते थे। कौन होते थे दोस्तों? आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रावरदाई। और चंद्रावरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखी थी। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया? तो दोस्तों जो आपके हरियाणा की दूसरी भाषा है वो है पंजाबी। यानी कि हरियाणा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा और पंजाब दोस्तों पहले क्या होते थे? एक होते थे, लेकिन इनको सन 1966 के अंदर भाषा के आधार पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर अलग कर दिया। अलग किसकी सिफारिश पर किया? तो जे.सी. शाह कमेटी या आयोग की सिफारिश पर इनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। लेकिन जो आपके 1966 से पहले तो आपका किसके अंदर था? हरियाणा पंजाब के अंदर था। 1857 से पहले कहां था? तो दोस्तों ये पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा जाता है कि हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ? जो आपकी हरियाणवी बोली है दोस्तों, कौन सी बोली है? हरियाणवी। तो हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ? तो आप लोगों ने कोरवी का नाम सुना होगा। तो कोरवी से दोस्तों क्या हुआ? आपकी हरियाणवी बोली का क्या हुआ? विकास हुआ। कोरवी से किसका विकास हुआ? हरियाणवी बोली का जो है विकास कोरवी से इसका विकास किया गया या विकास हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दोस्तों धीरे धीरे चल रहा हूं, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर हर रोज का एक टॉपिक भी क्लियर करते हैं, मैं एक बार दोस्तों आपको बता देता हूं, थोड़ी सी गाइडलाइंस भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशनल भी थॉट्स साथ की साथ जरूरी है। अगर आप भी मोटिवेट होते रहेंगे तो आपसे दोस्तों हम भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। अब मैं दोस्तों सिंपल सी एक बात बताता हूं। आपका एग्जाम जो दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बताऊं कि जैसे 45 से 50 दिन का समय है और हम ओवरऑल मैक्सिमम दोस्तों 50 ही दिन ले लेते हैं कि आपके पास 50 दिन है केवल आपके पेपर होने में। अब 50 दिन है दोस्तों, रोज का क्या करोगे? मान लीजिए एक टॉपिक हर रोज का कर रहे हो आप, एक टॉपिक हर रोज क्लियर करने लग रहे हो, तो एक टॉपिक दोस्तों हर रोज क्लियर करते चलोगे, ज्यादा नहीं, एक टॉपिक में से एक नंबर का तो आएगा। तो दोस्तों अगर 50 दिन में 50 टॉपिक आप क्लियर कर देते हो, 50 नंबर तो दोस्तों आपके फिक्स ऐसे ही बन जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर करोगे, हो सकता है कोई टॉपिक छोटा भी आ जाए, उस दिन आपके 2 भी कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हर रोज की दोस्तों आप प्रैक्टिस टेस्ट लेकर चलोगे कि हाँ यार एक दिन में एक टॉपिक तो मैं कवर कर सकता हूं, और उसके बाद दोस्तों जब आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हौसला क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो दोस्तों आप क्षमता रखोगे एक दिन के अंदर 2 टॉपिक क्लियर करने की। अब भाई मेरे जब 2 दिन मतलब एक दिन में 2 टॉपिक क्लियर होने लग रहे हैं आपके, तो यार क्या आप 50 दिन के लिए यानी कि रोज का एक नंबर भी नहीं ले सकते क्या? हर रोज पूरा दिन है आपके पास, पूरा दिन भी छोड़ो, पूरे 6 घंटे आपके पास, और 6 घंटे में से आप एक टॉपिक में से एक नंबर भी नहीं ले सकते क्या? तो दोस्तों सिंपल बात है, देखो 6 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ने लग रहे हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? पैटर्न किस तरीके से अपनाना चाहिए स्टडी का? सबसे पहले दोस्तों क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कोई हिस्ट्री का टॉपिक ले लिया, मुगल वंश,
अब भाई आप लोगों ने मुगल वंश पढ़ा 3 घंटे, क्या पढ़ा? मुगल वंश 3 घंटे पढ़ा, आपको याद हो गया, याद हो गया मान लेता हूं मैं कि 3 घंटे पढ़ा और याद किया। इसको दोस्तों अगले 1 घंटे क्या करो, रिवीजन। कितने घंटे हो गए दोस्तों आपके? टोटल 4 घंटे हो गए, अभी 2 घंटे आपके बचे हुए हैं। तो 2 घंटे में दोस्तों जब आपने 3 घंटे पढ़ा, 1 घंटे रिवीजन करा, तो भाई अगला 1 घंटा आप इसको खुद से बोलकर देखो, लिख लिख कर देखो। 1 घंटा लिख के देखोगे ना तो यार ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक मुगल वंश आपको 1 नंबर भी नहीं देगा क्या शाम तक? तो दोस्तों यहां से आपको 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ऐसे 50 टॉपिक। दोस्तों HSSC क्या 50 टॉपिक में से ही प्रश्न पूछता है क्या? भाई जोर लगा के 20-30 टॉपिक से ही प्रश्न पूछेगा। तो क्या आप इन 50 नंबरों की जगह दोस्तों आप पूरे बेस्ट तरीके से नंबर ले सकते हो? कितने? 60 प्लस भी आ सकते हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप दोस्तों इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो पढ़ने का क्या फायदा है दोस्त? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन दोस्तों आपके याद हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, रट्टा कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन याद करा आंसर देखा, क्वेश्चन याद करा आंसर देखा, क्वेश्चन याद करा आंसर देखा, भाई ये जब तक याद रहेंगे जब तक आप इनको देखने लग रहे हो। जिस टाइम बुक बंद, दिमाग में साफ, बस। और ये कंसेप्ट है दोस्तों जो आपका, इसमें 3 बार पढ़ लेते हो आप। कैसे? एक बार खुद पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, थर्ड बार क्या होगा? थर्ड बार आप खुद इसको लिख कर देखोगे, और जब लास्ट का 1 घंटा बच जाता है ना, उसमें आपको याद ही हो गया सब कुछ। फिर उसमें आप एक बार ऐसे देख लेना, हाँ भाई कंप्लीट है, अगला सिलेबस, अगला टॉपिक उठा लो। तो ये दोस्तों आपकी जो बेसिक बातें हैं, इस चीज को आप ध्यान दो, क्योंकि यही आपको क्या है, नंबर ज्यादा दिलवाएंगे, और यहीं से दोस्तों आपको नंबर मिलेंगे। तो हम अगर आगे बात करें क्या कि शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाघोत किस जिले में है? दोस्तों शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध क्या है? भागोत। तो शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध भागोत आपका जो रहेगा वो महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। कहां पर? महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों क्या है आपका, शिव मंदिर के लिए भागोत प्रसिद्ध है। सखी योजना जो महिला और बाल विकास द्वारा शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों सखी योजना है ना जो आपकी, ये किस चीज में काम आती है? कौन सी योजना है दोस्तों? सखी योजना। तो सखी योजना दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, और ये किसके काम आती है? तो दोस्तों ये आती है पीड़ित महिलाओं के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए। तो पीड़ित महिलाओं के लिए दोस्तों ये योजना काम आती है। अगला प्रश्न कि नाडा साहिब गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा? नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों आपका कहां है? ये आपका पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है आपका? तो नाडा साहिब गुरुद्वारा आपका हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की कि जो आपके फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध किस जिले से है? दोस्तों सुनील दत्त हैं जो आपके फिल्म अभिनेता हैं, सुनील दत्त। तो सुनील दत्त दोस्तों ये कहां से है? तो ये आपके हरियाणा के यमुनानगर से हैं। तो यमुनानगर से क्या है दोस्तों आपके सुनील दत्त हैं। ये आपका आज का प्रश्न है। इसके बाद हर्ष और कर्ण का टीला, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हर्ष व कर्ण का टीला, तो हर्ष व कर्ण का टीला दोस्तों पूछ लिया जाए तो ये थानेसर के अंदर रहेगा। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। डेरा सच्चा सौदा दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, कि डेरा सच्चा सौदा। तो डेरा सच्चा सौदा दोस्तों आपका कहाँ रहेगा? ये रहेगा सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर क्या है आपका? डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा के अंदर। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप 30 लोग भी देख रहे हो ना इसको, 30 अगर अपना एक दोस्त के पास भी शेयर करेगा दोस्तों, 60 तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे पढ़ने वाले। अब दोस्तों हमारा जो मेन मोटिव है ना वो यही है कि हर एक विद्यार्थी तक एजुकेशन पहुंचाई जाए, वो किसी भी तरीके से पहुंचे दोस्तों। और हमारा जो इन फ्यूचर का मोटिवेट है दोस्तों, या हम जिससे मोटिवेट होते हैं वो भी हमारा ये है कि हरियाणा के अंदर दोस्तों ना मात्र बिल्कुल
एजुकेशन इस तरीके से पहुंचानी है कि जैसे ना मात्र ही एजुकेशन कहीं चलती फिरती आपको मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, कोई समस्या ना आए। एजुकेशन जो सिस्टम है उसको दोस्तों यहाँ से उठा के ऐसे 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 यहाँ तक लेकर आना है। तो ये दोस्तों हमारा मेन मोटिव है। वो धीरे धीरे आप अगर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे आपको भी पता चलता रहेगा। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, और ये जरूर रहेगा दोस्तों कि जो आपका लाइक होते हैं ना, लाइक करो ना करो, लेकिन आप मन लगाकर पढ़ लिया करो दोस्तों, यही काम आता है। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो ना यहाँ आके तो हमें भी खुशी मिलती है कि यार हमारे साथ कंटिन्यू बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी दोस्तों हौसला बना रहता है आपको पढ़ाने के लिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या जो बनेगा आपका कि चौतंग और टांगरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो आपकी कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं, चौतंग और टांगरी। तो चौतंग और टांगरी की जो सहायक नदी रहेगी दोस्तों घग्गर नदी रहेगी। तो घग्गर नदी क्या है, ये दोस्तों सहायक नदी रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है, तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा पश्चिम क्षेत्र के अंदर है। पश्चिम में क्या है आपका हरियाणा भारत के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूं अगले प्रश्न की कि मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं। तो दोस्तों कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, मोहिंदर की। मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं, तो दोस्तों ये आपके उर्दू भाषा के कवि रहेंगे। तो मोहिंदर प्रताप चंद आपके उर्दू भाषा के क्या हैं, कवि हैं। तो यहाँ का दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लिबर्टी जूते, ये शायद आप लोगों ने 7 बजे की क्लास के अंदर पढ़ लिया है कि लिबर्टी जूते का दोस्तों जो आपकी फैक्ट्री या शोरूम सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है, हरियाणा के करनाल के अंदर होता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिल्म अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहां हुआ। दोस्तों ओम पुरी, तो ओम पुरी का अगर आप लोगों से जन्म पूछा जाए तो वो हुआ अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर फिल्म अभिनेता ओम पुरी का क्या हुआ, जन्म हुआ। दोस्तों बिरबल का रंग महल भी पूछ लिया जाता है, किसका, बिरबल। बिरबल का क्या पूछा है कि रंग महल। तो दोस्तों जो बिरबल का रंग महल है वो आपका कहां रहेगा, हरियाणा के यमुना नगर के अंदर। बिरबल का रंग महल हरियाणा के यमुना नगर के अंदर है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं, दोस्तों आप लोगों ने जुड़वा बच्चे देखे होंगे, जुड़वा कुछ और मतलब पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु जुड़वा देखे होंगे। अब यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे जुड़वा शहर की, कि जुड़वा शहर कौन से हैं। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो जगाधरी और यमुना नगर है, कौन सा दोस्तों, कि जगाधरी यमुना नगर। तो जगाधरी और यमुना नगर क्या है दोस्तों, ये आपके जुड़वा शहर रहेंगे। कहां के रहेंगे दोस्तों, हरियाणा के। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछ लिया जाता है कि जो आपके सांग सम्राट हैं, जो आपके हरियाणा के सांग हैं दोस्तों, क्या है कि सांग के सम्राट हैं दोस्तों, क्या है कि सम्राट, तो वो कौन है। तो दोस्तों आप लोगों ने पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सुना होगा, किसका, पंडित लक्ष्मीचंद। तो पंडित लक्ष्मीचंद दोस्तों आपके क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके सांग के लोक सम्राट। और ये दोस्तों क्या है, लोक कवि है। क्या है दोस्तों, लोक कवि आपके कौन है, ये आपके हैं दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन है, अब दोस्तों आप लोगों ने आकाशवाणी का नाम सुना होगा, आकाशवाणी। तो आकाशवाणी की पहली महिला, आकाशवाणी की पहली क्या है दोस्तों, महिला दोस्तों ये हरियाणवी महिला रहेगी, मतलब महिला हरियाणवी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों एक बार, ठीक है, कि आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन है। गायिका तो आपकी जो गायिका रहेगी वो रहेगी कमला शर्मा। कमला शर्मा क्या है दोस्तों, कि कमला शर्मा।
ये आपकी आकाशवाणी की क्या है दोस्तों, हरियाणवी पहली महिला गायिका है, जो क्या है, कमला शर्मा। ठीक है, यहां तक क्लियर होने के बाद दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, रेलवे लाइन हरियाणा के किस जिले के अंदर नहीं है, मेवात जिले के अंदर रेलवे लाइन ही नहीं है। इसके बाद क्या पूछा गया है दोस्तों कि कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, आपके मामा भी आए होंगे कभी ना कभी घर पे। तो कोथली उपहार दोस्तों तीज के अवसर पर दिया जाता है। तीज के अवसर पर क्या दिया जाता है, कोथली उपहार दिया जाता है। और क्या होता है कि दोस्तों जो आपकी मम्मी या आपकी मम्मी होती हैं तो उसके भाई होते हैं यानी कि आपके मामा, वो क्या करते हैं दोस्तों, तीज का उपहार लेकर आते हैं कोथली। तो इसको दोस्तों आम भाषा में तो कोथली बोल देते हैं आपकी हरियाणवी में, लेकिन इसको तीज का त्योहार दोस्तों हिंदी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस उर्दू अकादमी। तो दोस्तों जो आपकी उर्दू साहित्य अकादमी है इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है आपका हाली पुरस्कार। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। तो दोस्तों जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद है। मैंने आपको बताया था हेमचंद का पूरा क्या नाम रहेगा, हेमचंद का जो पूरा नाम रहेगा दोस्तों हेमचंद्र रहेगा। ये दोस्तों क्या है, अंतिम विक्रमादित्य के नाम से हेमू को या हेमचंद्र को जाना जाता है। तो यहां तक दोस्तों अगर आपका क्लियर है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक सिक्के आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडो ग्रीक सिक्के आपको कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इंडो ग्रीक सिक्कों की बात करते हैं दोस्तों। अब क्या है कि इंडो ग्रीक सिक्के, तो इंडो ग्रीक सिक्के दोस्तों आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, रोहतक से। रोहतक से कौन से सिक्के प्राप्त हुए, तो इंडो ग्रीक सिक्के रोहतक से प्राप्त हुए हैं। मोरनी पहाड़ियां की औसत ऊंचाई बताए, जो आपकी मोरनी पहाड़ियां है कि मोरनी पहाड़ियां, तो मोरनी पहाड़ियां की दोस्तों जो औसत ऊंचाई है वो है 1514 मीटर की। तो औसत ऊंचाई पूछी है तो 1514 मीटर की है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन सा है, तो दोस्तों पतझड़ वन, हरियाणा का उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात है तो दोस्तों आपका शीर्षम का पेड़ा होता है, जो शीर्षम आप लोगों ने देखी होगी। इसके बाद जैसे पीपल है, पीपल के बाद है आम, आम के बाद दोस्तों इमली, और इमली के बाद कौन सा है, जामुन का। तो ये क्या रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके पतझड़ वन। यहां तक अगर आपका क्लियर है तो आप लोग मतलब क्या है दोस्तों 40 से 50% आज की क्लास से आप मोस्टली कुछ ना कुछ तो सीख गए होंगे, इतना तो मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। ठीक है, अब आपका दोस्तों क्या रहता है कि जो आपका टॉपिक है, मैं टॉपिक की बात करूंगा, कितना मंडे से दोस्तों हर रोज आपकी क्लास हुआ करेगी टॉपिक को लेकर। जो भी आपका टॉपिक होगा हम टॉपिक पर बातचीत किया करेंगे, टॉपिक को पढ़ा करेंगे, और मंडे को दोस्तों हर रोज आपकी क्लास हुआ करेगी। अगर टाइम में दोस्तों कुछ चेंज करना होगा तो वो मैं आपको कल बता दूंगा कि आपकी क्लास किस टाइम होगी। अभी तक तो दोस्तों जो आपका टाइम रहेगा क्लास का वो रहेगा डेली 7 बजे, और उसके बाद जो आपकी क्लास होती है 9 बजे। जिस विद्यार्थी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। तो जिस विद्यार्थी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो,
ताकि सभी विद्यार्थी यहां पर आकर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ सके। और उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से और 100% सही चल रही होगी, क्योंकि अब की बार जो आपका टारगेट है वो आपको पूरा करना है 100%। किसी भी कीमत पर आपको 2021 के अंदर जॉब लगना ही लगना है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।